प्रभा खेतान ने अपनी आत्मकथा अन्या से अनन्या लिखी, जो कि 2007 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। अन्या से अनन्या में अविवाहित, आत्मनिर्भर, एक अपने अस्तित्व को तलाशती हुई स्वाभिमानी स्त्री के कटु एवं भीषण संघर्षमय पक्ष को उजागर किया है। अन्या से अनन्या भारतीय साहित्य की विलक्षण बुद्धिजीवी डॉक्टर प्रभा खेतान दर्शन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विश्व बाजार और उद्योग जगत की गहरी जानकार हैं। सक्रिय और सबसे बढ़कर है सक्रिय स्त्रीवादी लेखिका। उन्होंने लगभग सारे स्त्रीवादी लेखन को घोट ही नहीं डाला, बल्कि अपने समाज में उपनिवेशित स्त्री के शोषण, मनोविज्ञान, मुक्ति के संघर्ष पर विचारोत्तेजक लेखन भी किया। और उसी क्रम में उन्होंने लिखी है आत्मकथा अन्या से अनन्या। तो करेंगे पुस्तक पर बात, लेकिन उससे पहले इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon so that you can get all our updates. Well, I am Radhika and you are watching Bookbaz. हंस में धारावाहिक रूप से प्रकाशित इस आत्मकथा को, जहां एक बोल्ड और निर्भीक आत्मस्वीकृति की साहसिक गाथा के रूप में अनगिनत प्रशंसाएं मिली, इस आत्मकथा में प्रसिद्ध व्यापारी, समाज सेविका, साहित्य की गहरी समझ रखने वाली प्रभा खेतान के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, उच्च आकांक्षाओं की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला संघर्ष, अपने ही घर की चार दीवारी के भीतर शोषित होने के बाद भी स्वयं को समाज में स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करने का सफर वर्णित है। अन्या से अनन्या आत्मकथा स्त्री विमर्श की दृष्टि और आत्मकथा लेखन की विशेषताओं के कारण आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। यह आत्मकथा एक पारंपरिक मारवाड़ी स्त्री के स्वाभिमान, संघर्ष, अस्तित्व और निर्धारित सीमा रेखा से हटकर काम करने की लड़ाई है। वहीं बेशर्म और निर्लज स्त्री द्वारा अपने आप को चौराहे पर नंगा करने की कुत्सित बेशर्मी का नाम भी दिया गया है। महिला उद्योगपति प्रभा खेतान का यही दुस्साहस क्या कम है कि वह मारवाड़ी पुरुषों की दुनिया में घुसपैठ करती है। कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष बनती हैं, एक के बाद एक उपन्यास और वैचारिक पुस्तकें लिखती हैं, और वहीं प्रभा खेतान अन्या से अनन्या में एक अविवाहित स्त्री वैवाहिक डॉक्टर के धुआंधार प्रेम में पागल है। दीवानगी की इस हद को पाठक क्या कहेंगे कि प्रभा डॉक्टर सर्राफ की इच्छानुसार गर्भपात कराती है और खुलकर अपने आप को डॉक्टर सर्राफ की प्रेमिका घोषित करती है। स्वयं एक अनियंत सफल, संपन्न और दृढ़ संकल्पी महिला परंपरागत रखेल का सांचा तोड़ती है, क्योंकि वह डॉक्टर सर्राफ पर आश्रित नहीं है। वह भावनात्मक निर्भरता की खोज में एक असुरक्षित, निहायत रूढ़िग्रस्त परिवार की युवती है। प्रभा जानती है कि वह व्यक्तिगत रूप से ही असुरक्षित नहीं है, बल्कि जिस समाज का हिस्सा है वह भी आर्थिक और राजनीतिक रूप से उतना ही असुरक्षित उद्वेलित है। तत्कालीन बंगाल का सारा युवा वर्ग इस असुरक्षा से विरुद्ध संघर्ष में कूद पड़ा है, और प्रभा अपनी इस असुरक्षा की यातना को निहायत निजी धरातल पर समझना चाह रही है। एक तूफानी प्यार में डूबकर या एक बोरजुआ प्यार से मुक्त होने की यातना जीती हुई। प्रभा खेतान का बचपन प्यार एवं पारिवारिक उपेक्षा में व्यतीत हुआ है और उनका जीवन सामाजिक उपेक्षा में व्यतीत हुआ है। प्रभा खेतान अन्या है, दूसरी औरत है और उसी पुरुष के द्वारा हाशिए पर रखी जाती हैं जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं। अन्या से अनन्या स्त्री के हाशिए से केंद्र में आने की कथा है, जिसमें वह बबूल के कांटे चबाकर अपने होने को अर्थपूर्ण होने में रूपांतरित करती दिखती है। पितृसत्ता से विरोध करते हुए भी भारतीय स्थितियों में यह स्त्री मुक्ति और विवशता के बीच बहती हुई बेचैन नदी है। पूरी आत्मकथा में एक अलग गमगीन छवि उभरती है। औरत मन और उसका अकेलापन उसे इतना कमजोर कैसे बना सकता है कि वह एक पुरुष के लिए अपना अस्तित्व तक भूल जाती है। पर कहते हैं ना, प्रेम कोई देह का आकर्षण मात्र नहीं जो सिर्फ सीमित हो जाए। प्रेम और वासना में फर्क होता है। प्रेम तो उस चेहरे को हमेशा खोजता ही रहता है। हमारा समाज अपने नियमों और कानूनों के माध्यम से प्रेम को गलत साबित करने पर तुला रहता है। प्रेम तो जिंदगी का चाहे कितना बड़ा हिस्सा क्यों ना बन जाए, किंतु कभी भी पर्याप्त नहीं हो पाता। प्रेम को कार्य रूप से परिणत करने के लिए जिस साहस और हिम्मत की जरूरत होती है,
वह इस आत्मकथा के माध्यम से प्रभा जी आपने भली भांति समझा दिया। उनकी आत्मकथा अन्य से अनन्या उनकी भोगी हुई जिंदगी की बेबाक कहानी है। एक समाज जो स्त्री को हमेशा से दोयम दर्जे का मानता आ रहा है, उस समाज में खुद को साबित करना, अपने वजूद को तलाशना काबिल तारीफ है। उनकी आत्मकथा पितृसत्तात्मक वर्चस्व को परत दर परत उधेड़ती चलती है। प्रभा को बचपन में लगने लगा था कि स्त्री होना मात्र अम्मा की नज़र में पाप है, एक हीन स्थिति है, गुलामों का जत्था है जो बिना मालिक के नहीं जी पाएगा। जब वह प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रही थी तो वहाँ उनके एक टीचर ने उनसे कहा था, स्त्री होना कोई अपराध नहीं है, पर नारित्व की आंसू भरी नियति स्वीकारना बहुत बड़ा अपराध है। आपके लिए किताब का एक हिस्सा पढ़ देते हैं। सारे ही लोग आलमगीर की तरह तो नहीं हो जाते। बेचारा इस्माइल मास्टर तो अपनी बीवी बच्चों के लिए हाड़ पसीना एक करता है, कभी अपनी कंपनी के लिए दुआ करता है तो कभी अपने कुटुंब के लिए। पर नमाज पढ़ने मस्जिद तो सभी मजदूर कारीगर जाते हैं, कम से कम 2 वक्त की नमाज तो वे पढ़ते ही हैं, खासकर रमजान के महीने में। उन्हें देखकर फैक्ट्री की हिंदू लड़कियां भी सोमवार, मंगलवार, शनिवार को व्रत करना नहीं भूलती। अरे क्यों इतने व्रत करती हो तुम लोग, यूं ही मरी जाती हो, भूखी मरियल ठूंठ हो। अरे मैं धर्म के खिलाफ नहीं, अपना अपना धर्म तो निभाना चाहिए। और मेरा मैनेजर निखिल, वह तो हर शनिवार को काली मंदिर जाता है। कैशियर जितेंद्र अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाकर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, निखिल दा, हम जब तक अपना आचरण नहीं बदलेंगे, चरित्र नहीं सुधारेंगे, हमें नरक में जाने से ना अल्लाह बचा सकता है और ना ही माँ काली। लोग कंपनी का पैसा चुराएंगे और माँ काली के दरबार में जाकर बकरा काटेंगे। भला यह कोई धर्म निभाना हुआ? यह चल नहीं सकता। बेचारा बावलू, शर्म से उसकी गर्दन झुक जाती है। क्या करे बावलू, खरीदारी में 2 पैसे बचाने की आदत जो पड़ गई है। महीने में कुल 1000-2000 ही बचते हैं। बावलू कहना चाहता है, जितेंद्र बाबू, उसी रुपए से तो मैं आपके लिए कभी बिरयानी तो कभी कबाब रोटी लाता हूँ। निखिल दा के भी पैर दबाने पड़ते हैं। अब सभी तो आप जैसे नहीं हो पाएंगे ना जितेंद्र बाबू, पर मैं जानती हूँ कि फैक्ट्री में जब तक इस्माइल मास्टर और जितेंद्र जैसे लोग, तब तक फैक्ट्री एकदम सुरक्षित है। मैं चाहे कितना भी दुनिया जहान घूमती रहूं, मेरी अनुपस्थिति में वे लोग काम चलाते रहेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।